बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। कल भी आपके साथ ऑनलाइन लेक्चर हुआ था केमिस्ट्री के लिए, जिसमें बेटे हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया और बुक में कितने चैप्टर्स हैं और किन चैप्टर्स में आप क्या सीखेंगे, इन चीज़ों को डिस्कस किया। तो बेटे आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे कि चैप्टर नेम से हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, ठीक है, एटॉमिक मैस क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या है, आइसोटोप्स क्या है, ठीक है, आइसोटोप्स के बाद मोल क्या है, मोल के रिलेशन देखेंगे मैस के साथ। इसी तरह कुछ और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली हम उन्हें सीखेंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को जब भी आप केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो आप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी स्टार्ट, फ्रॉम वेरी बेस आप स्टार्ट करते हैं एटम, आयन, मॉलिक्यूल वगैरह से। तो इस चैप्टर में भी हमारा जो मेन फोकस होगा इन्हीं टॉपिक्स पे होगा। तो बेटे विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम मैं डायरेक्ट एटम से स्टार्ट करूंगा बात को कि एटम क्या है। देखिए केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हम बहुत सारे रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, उन तमाम रिएक्शंस में एटम्स ही मौजूद हैं। अब अगर हमें एटम का नहीं पता तो इट मीन्स हमें किसी मॉलिक्यूल का नहीं पता, हमें किसी आयन का नहीं पता, हमें बिल्कुल केमिस्ट्री हम जीरो स्टेज में हैं। तो केमिस्ट्री सीखने के लिए सबसे पहले आपको एटम के बारे में थॉरो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम एटम को बाय डेफिनेशन जो है वो लेकर चलेंगे। कहते हैं जी कि एटम क्या है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि दो बातें हुई अभी तक कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का सबसे स्मॉल पार्टिकल। देखें जो भी नए वर्ड्स आएंगे मैं उनको थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। यहां पे वर्ड आ रहा है मैटर। मैटर क्या है हमें पता है कि एनीथिंग विच कैरी वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे मैटर है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरा कुछ वजन भी है और मैं जिस जगह पे खड़ा हूं मैंने इतनी जगह भी ऑक्यूपाई की है, तो इट मींस मैं मैटर हूं। आप मैटर है, चेयर, टेबल, इवन के एयर भी मैटर है। बच्चे कहते हैं जी किस तरह, एयर कैसे मैटर है। बेटा एयर जो है वो जगह भी घेरती है। अगर आप एक एम्प्टी बैलून में एयर फिल करें तो वो जो है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किस वजह से? एयर की वजह से। तो जगह घेरी। अगर आप एक एम्प्टी बैलून और एयर फिल्ड बैलून का वेट करें तो आप देखेंगे कि एयर फिल्ड बैलून का वेट ज्यादा होगा ड्यू टू एयर। तो इट मीन्स कि एयर ने जगह भी घेरी और वजन भी था, तो ये भी क्या है? मैटर है। तो इन शॉर्ट ये कि हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे मैटर है। अगर आप मैटर को डीकंपोज करते जाएं तो आप एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे आ जाएंगे जिसे फर्दर आप डीकंपोज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्टडीज। आज के स्टडीज में आप एटम को डीकंपोज कर सकते हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मे एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि आजादाना रह सकता है और नहीं भी। पहली बात मैंने यहां पे लिखी, सेकंड मैंने यहां पे लिख दिया, और थर्ड जो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप जरा साथ साथ रहिएगा। कहते हैं जी कि टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। के स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, मे
और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसके ऊपर मैं फर्दर अभी डिस्कस करूंगा। एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और हमें पता है कि एटम्स ही केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप इन तीन इंफॉर्मेशंस को मिला दें तो आप बड़ा इजीली एटम की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो मैं भी यहां पे डेफिनेशन एटम की लिख देता हूं कि एटम क्या है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा जी बेटे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, smallest particle of matter which may or may not exist independently जो कि आजादाना रह भी सकते हैं और नहीं भी। और तीसरी लाइन थी एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, और ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब बेटे इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसने कहा कि एटम में एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आजादाना रह भी सकते हैं और नहीं भी। तो यहां से एक नई डिस्कशन स्टार्ट होती है कि कौन से एटम आजादाना रह सकते हैं और कौन से एटम आजादाना नहीं रह सकते। तो इस डिस्कशन को हम यहां पे लिख लेते हैं कि ऐसे एटम्स जिनके डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हैं, ऐसे एटम्स जिनके डुप्लेट यानी कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। और वो कौन कौन से एटम है जो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हों, हाइड्रोजन और हीलियम। सिर्फ ये ऐसे एटम्स हैं जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, इनके अलावा बाकी तमाम एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एटम्स जिनके डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हैं वो आजादाना रह सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली में कौन सी क्लास आ जाती है एटम्स की, एटम्स which have complete duplet and octet, जिनके डुप्लेट और ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हैं। इनकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो इनकी एग्जांपल में बेटे नोबल गैसेस आ जाती हैं। हमें पता है कि नोबल गैसेस किसी दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल का 8th ग्रुप है, जिसे आप नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। और अगर आप 8 ग्रुप देखें बुक से तो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सारे के सारे नोबल गैसेस हैं। ये जो एटम्स हैं इनके डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हैं, ये रिएक्शन नहीं करते। तो इसका मतलब ऐसे एटम्स जो रिएक्शन नहीं करते उनके डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एटम्स की क्लास में ऐसे एटम भी हैं जो रिएक्शन नहीं करते और ऐसे एटम्स भी हैं जो रिएक्शन करते हैं। इनमें कौन कौन से एटम आ जाते हैं जरा इसको भी देख लेते हैं। तो कहते हैं जी कि एटम्स जिनके डुप्लेट और ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि डुप्लेट एंड ऑक्टेट आर इनकम्प्लीट। एटम्स जिनके डुप्लेट और ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट हैं, वो आजादाना नहीं रह सकते। उन्हें एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करना ही होगा और अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना ही होगा। तो इट मींस के ऐसे एटम जिनके डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इनकी एग्जांपल में आप कह दीजिए कि एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के अलावा बाकी तमाम एटम्स के डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो बेटे ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है कि एटम की डेफिनेशन को हमने थॉरोली डिस्कस किया। मैंने यहां पे बताया कि
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इसको हमने डिस्कस किया कि क्यों स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि ऐसे एटम भी है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हैं, और ऐसे एटम भी हैं जिनके जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके डुप्लेट और ऑक्टेट इनकम्प्लीट हैं। एग्जांपल्स भी बता दी। और तीसरी बात, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आप जितने भी 9th क्लास में 10th क्लास में कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ऑब्वियसली एटम्स को मिला के ही आप कोई नया कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो इट मीन्स कि एटम ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एटम। एटम का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं, शेल्स में सब शेल्स हैं, सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये डिस्कशन सारी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हम जो हमारा गिवन कोर्स है कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उसी के इर्द गिर्द बात करें, ठीक है। तो आपको बुक में एटम की डेफिनेशन बताई गई। अब नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं जी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम या हिस्ट्री ऑफ एटम लिख देते हैं जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हम एटम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे कि शुरू में एटम के बारे में क्या समझा जाता था, बाद के आने वाले लोगों ने एटम के बारे में क्या बताया, उसके बाद आने वाले लोगों ने क्या बताया, और जो मॉडर्न स्टडीज़ हैं वो एटम के बारे में क्या बताती हैं। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ एटम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कस करेंगे। तो बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपकी बुक में जो मटेरियल है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। मैंने कोशिश की कि मैं हेडिंग्स बना दूं उसकी। आप जो लेक्चर है, मेरी अपील है आपसे कि आप लेक्चर को साथ साथ नोट करते जाइएगा। अगर आपके पास लेक्चर नोट्स बन जाएंगे आपको बुक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप लेक्चर नोट्स देखेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी ग्रीक फिलोसफर्स की। ग्रीक फिलोसफर्स कौन थे? ये वो लोग थे जिनकी सारी की सारी स्टडीज ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती थी, एक्सपेरिमेंटली इनकी स्टडीज नहीं थी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे इनकी स्टडीज डिपेंड करती थी। इनका ख्याल था कि दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं, कायनात में जितना भी मैटर है, वो सारे का सारा मैटर एटम्स से मिलकर बना है। इवन के तब तो एटम का नाम भी पता नहीं था। इन्होंने कहा जी कि कायनात में जितना भी आपके पास मैटर है, आप मैटर को तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, आप मैटर को डीकम्पोज करते करते एक छोटे यूनिट पे पहुंच जाएंगे जिसे आप फर्दर डीकम्पोज नहीं कर सकते। और इस स्मॉल यूनिट को इन्होंने बेसिक यूनिट का नाम दे दिया, ठीक है। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। इनके अकॉर्डिंगली जितना भी यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, अगर आप उसे डीकम्पोज करते जाएं तो डीकम्पोज करते हुए आप एक बेस यूनिट पे पहुंच जाएंगे जिसे फर्दर आप डीकम्पोज नहीं कर सकते। तो मैं अब लिख दूंगा कि इफ मैटर इज डीकम्पोज्ड, अगर आप मैटर को डीकम्पोज करते जाएं तो कहते हैं जी कि आप एक स्मॉल यूनिट पे पहुंच जाएंगे, विल रीच, डीकम्पोज करते करते आप पहुंच जाएंगे टू अ स्मॉल यूनिट, एक ऐसे स्मॉल यूनिट पे जिसे आप फर्दर डीकम्पोज नहीं कर सकते। कैन नॉट डीकम्पोज, जिसे आप फर्दर डीकम्पोज नहीं कर सकते। ये जो स्मॉल यूनिट था जिसे आप फर्दर डीकम्पोज नहीं कर सकते, इस स्मॉल यूनिट को ग्रीक फिलोसफर्स ने नाम दे दिया बेसिक यूनिट का, कि ये जनाब बेसिक यूनिट हैं जिनके मिलने से, बार बार मिलने से मैटर बनता गया
और नए नए वे में, डिफरेंट वेज में मिलने से डिफरेंट जो थी वो चीजें बनती गई। ठीक है, अब इनके बाद डेमोक्रिटस आए। डेमोक्रिटस का आइडिया क्या था बेटे? डेमोक्रिटस की कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके कोर्स में जो बताया गया, उन्होंने कहा जी कि डेमोक्रिटस की कंट्रीब्यूशन ये थी कि डेमोक्रिटस ने इस बेसिक यूनिट को एटम का नाम दे दिया। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूं कि कॉल्ड बेसिक यूनिट एटम, कि डेमोक्रिटस ने इस बेसिक यूनिट को एटम का नाम दे दिया। और ये जो वर्ड था ये ग्रीक वर्ड एटोमोस से लिया गया, विच मींस इनडिविजिबल। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि ये वर्ड लिया गया ग्रीक वर्ड एटोमोस, और एटोमोस का मतलब क्या था? मींस इनडिविजिबल, कि जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इट मींस कि डेमोक्रिटस का आइडिया, डेमोक्रिटस ने पहली बार बेस यूनिट को एटम का नाम दिया, और एटम वर्ड लिया ही ग्रीक वर्ड एटोमोस से था, जिसका मतलब है कि जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटे, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टडीज आती हैं, कहते हैं जी कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये बेटे आपकी बुक में छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइंस में ये बातें लिखी हुई हैं, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में है। मैंने सिर्फ इनकी हेडिंग बना के लिख दिया और आपके लिए इसको थोड़ा सा आसान कर दिया। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस हेडिंग का मतलब समझ आना चाहिए। कहते हैं जी स्टडी ऑफ कंपोजिशन के सब्सटेंस जो हैं वो किस तरह कंपोज हुए, इसकी स्टडी को वो कंप्लीट जो नाम देते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। कहते हैं जी कि इस टेक्निक से जब हमने डिफरेंट सब्सटेंस को तोड़ा और उनकी कंपोजिशन को देखा तो हमें क्या पता चला? कहते हैं जी कि हमें इससे जो बातें पता चली वो कुछ इस तरह थी कि फ्यू एटम्स, के सिर्फ कुछ ही एटम्स ऐसे हैं जिनके मिलने से तमाम जो है वो मैटर बना है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि फ्यू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, के कुछ ही एटम्स हैं जो बार बार मिलते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बना देते हैं। ठीक है, इस स्टडी से हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली मैं यहां पे बेटे लिख देता हूं, साथ साथ रहिएगा, चीजें आप नोट करते जाएं साथ साथ। कहते हैं जी कि इस स्टडी से हमें ये इंफॉर्मेशन भी मिली कि किस तरह हम कंपाउंड को उसके एटम्स में तोड़ सकते हैं और किस तरह एटम्स के मिलने से कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि किस तरह एटम्स मिलते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि किस तरह हम कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज into constituent atoms। बेटे दोबारा अपनी बात को रिपीट किए देता हूं। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे एटम की,
कि एटम के बारे में सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर का क्या ख्याल था? उनका ख्याल था कि जितना भी मैटर है, अगर आप मैटर को डिकम्पोज करते जाएं तो आप एक स्मॉल यूनिट पे पहुंच जाएंगे जिससे आप फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, और उस स्मॉल यूनिट को इन ग्रीक फिलोसोफर्स ने बेसिक यूनिट का नाम दे दिया। डेमोक्रिटस आए, उन्होंने इस बेसिक यूनिट को एटम का नाम दे दिया, और एटम वर्ड ग्रीक लेटर एटोमोस से लिया गया था वर्ड से, जिसका मतलब था इनडिविजिबल। उसके बाद बेटे क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, इससे हमें तीन इंफॉर्मेशन मिली। क्या? कि जितने भी एटम्स हैं वो तमाम एटम्स बार बार मिलते हैं और नए कंपाउंड्स बना देते हैं। इसके अलावा हमने सीखा कि किस तरह एटम मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, और इसके अलावा हमने सीखा कि किस तरह कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा बेटे जॉन डाल्टन थे, मैं यहां पे लिखता जाऊंगा साथ साथ। जॉन डाल्टन, जिसके बारे में आपकी बुक लिखती हैं कि एन इंग्लिश स्कूल टीचर। तो एक बार मुझे एक बच्चे ने पूछा कि सर ये इंग्लिश स्कूल टीचर है तो केमिस्ट्री के बारे में कैसे इतना कुछ बता दिया? तो मैंने कहा बेटे इंग्लिश स्कूल टीचर डजंट मीन कि ये इंग्लिश पढ़ाते थे। ब्रिटिश इंग्लैंड में जो लोग हैं उन्हें हम इंग्लिश पीपल ही कहते हैं। तो इंग्लिश मीन्स ये इंग्लैंड से थे, स्कूल टीचर मीन ये स्कूल टीचर, ठीक है। तो जॉन डाल्टन इंग्लिश स्कूल टीचर थे। इन्होंने क्या किया, इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी रिगार्डिंग टू एटम, इन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के बारे में बताया। मैं बल्कि यहाँ पे कुछ इस तरह लिख दूंगा कि इन्होंने बताया किस किस के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, और इसके अलावा इन्होंने बताया लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब इन दोनों लॉज के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है? कहते हैं जी कि हमें पता है कि मैटर, या उर्दू में बात करूं तो मादा, ना तो इसे पैदा किया जा सकता है ना ही फना किया जा सकता है। मैटर को ना तो हम जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना खुद से क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जो है वो चेंज किया जा सकता है। तो इसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहते हैं। दोबारा रिपीट किए देता हूं कि मैस या मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप इसे पैदा कर सकते हैं ना फना कर सकते हैं, जस्ट आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहते हैं। दूसरा लॉ इन्होंने दिया लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है? वो कहते हैं जी कि जितने भी एटम, जितने भी कंपाउंड्स हैं या जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट एटम्स के मिलने से बनते हैं, और ये जो एटम्स मिलते हैं वो एक डेफिनिट रेशियो के साथ मिलते हैं, एक डेफिनिट प्रोपोर्शन के साथ मिलते हैं, जिसे इन्होंने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहा। फॉर एग्जांपल वाटर, अगर आप देखें, आप पाकिस्तान में वाटर का फार्मूला देख लें, आप इंग्लैंड में देख लें, आप जहां पे भी देख लें, वाटर का फार्मूला H2O ही है। इसका मतलब वाटर में जो एटम्स का डेफिनिट प्रोपोर्शन है दैट इज हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम। तो हमेशा ये प्रोपोर्शन इसी तरह रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो जॉन डाल्टन ने बताया कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके एक डेफिनिट प्रोपोर्शन है, उनके बनने में एटम्स का एक डेफिनिट प्रोपोर्शन है, और इसे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का नाम दिया गया। इसी तरह जॉन डाल्टन ने क्या किया, एटॉमिक थ्योरी भी बताई, और इस एटॉमिक थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट था वो कुछ इस तरह था कि जो मैटर है वो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना है, और ये जो डिफरेंट एटम्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं इसे कुछ इस तरह लिख दूंगा कि मैटर कंसिस्ट ऑन डिफरेंट एटम्स, और ये जो एटम्स हैं ये एटम्स डिफर इन प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जॉन डाल्टन की कंट्रीब्यूशन थी।
बेटा मैं इस बोर्ड को रिवाइज कर देता हूं। हमने एटम की डेफिनेशन को थॉरोली डिस्कस किया, उसमें 3 पॉइंट थे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमने एटम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किया। हमने सीखा कि एटम के बारे में सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स का क्या ख्याल था कि मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है। उन्होंने कहा जी कि मैटर को डिकम्पोज करें, स्मॉल यूनिट तक आए, स्मॉल यूनिट को उन्होंने बेसिक यूनिट का नाम दे दिया। डिमोक्रिटस ने इस बेसिक यूनिट को एटम का नाम दे दिया, जो कि ग्रीक वर्ड एटमो से लिया गया था, मतलब इंडिविजिबल। उसके बाद क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर मैटर। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया कि कुछ एटम्स हैं जिनके बार बार मिलने से डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, और यहाँ से हमें ये इस टेक्निक से हमें ये भी पता चला कि किस तरह एटम मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, और किस तरह आप एक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में डिकम्पोज कर सकते हैं। उसके बाद बेटे जॉन डाल्टन की हमने कंट्रीब्यूशन देखी। इन्होंने 2 तो पहले तो लॉ बताए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या था आपसे डिस्कस किया, डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या था आपसे डिस्कस किया, और एटॉमिक थ्योरी जिसका मेन पॉस्टुलेट ये था कि तमाम मैटर डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना है, और ये जो डिफरेंट एटम्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं। ठीक है बेटे, अब मैं ये बोर्ड रिमूव करूंगा और साथ साथ नेक्स्ट बोर्ड पे मैं लिखता जाऊंगा। आप कोशिश करें कि अपना रजिस्टर और पेन साथ रखें और चीज़ों को आप साथ साथ नोट करते जाएं, ताकि आपके अपने नोट्स बनते जाएं आपके पास। आप किसी रेफरेंस बुक को देखेंगे, आपको मुश्किल लगेगा वहां से समझना, लेकिन अगर आप अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स को 2 साल बाद भी दोबारा देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये आपने क्या लिखा था, क्यों लिखा था, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, टैक्टिक क्या थी। ठीक है, तो बेटे इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? देखें, शुरू में यह समझा जाता था कि एटम जो है इसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। एटम वर्ड ही एटमो से लिया गया था, जिसका मतलब था इंडिविजिबल, मतलब आप एटम को डिकम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न स्टडीज बताती हैं कि आप एटम को डिकम्पोज कर सकते हैं। इवन के हम एटम को डिकम्पोज करते हैं और हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलता है। लेकिन आज की जो फर्दर स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कितने पार्टिकल? मोर देन 100 पार्टिकल्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एटम consist on more than 100 particles, कि एटम 100 से ज्यादा पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। एटम 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? अगर आप इनकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रोटॉन की। मैंने ऊपर पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाइजोन, हाइप्रोन, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन पे एटम कंसिस्ट करता है। इसमें एक दो बातें आपने याद रखनी है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस से बाहर है। इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से बाहर शेल्स में मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर आप उन्हें कलेक्टिवली नाम देंगे तो आप उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, अली है, अहमद है, बहुत सारे और भी बच्चे हैं। अगर मैं उनके नेम लूँगा तो अली, अहमद, पता नहीं कौन कौन, लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली इनका नाम लूँगा तो मैं इन्हें स्टूडेंट्स कहूँगा या क्लास कहूँगा मे बी।
तो इसी तरह न्यूक्लियस में ये सारे पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइप्रोन, पाइजोन, बहुत सारे पार्टिकल हैं। और न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं कलेक्टिवली आप इन्हें न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद लास्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो जे बर्जीलियस की है, जिसे आप जैकब बर्जीलियस भी कहते हैं। इनकी दो कंट्रीब्यूशन यहां पे डिस्कस की जाएंगी। उन दो कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो इन्होंने एटॉमिक मैसेज बताए एटम्स के, गेव एटॉमिक मैसेज। गेव की बजाय अगर आप कैलकुलेट लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा वर्ड है। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट किए, और इनके कैलकुलेट किए गए एटॉमिक मैसेज और मॉडर्न एटॉमिक मैसेज काफी क्लोज हैं, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। इसी तरह इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंबल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया। जैकब बर्जीलियस ने सिंबल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया। शुरू में कुछ इस तरह था कि हम किसी एटम का अगर नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सोडियम क्लोराइड लिखना है, आप पूरा ही सोडियम क्लोराइड लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, पेज वेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटम्स का कंप्लीट नेम लिखने की बजाय सिंबल सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया कि आप एटम का नाम नहीं लिखें, आप उसकी सिंबल लिखें। सिंबल किस तरह देनी है हम प्रीवियस क्लासेस में सीख भी चुके हैं कि जो भी एटम का फर्स्ट लेटर है नेम का, आप उसे सिंबल रखें। अगर दो एटम का फर्स्ट लेटर सेम आ रहा है तो एक का फर्स्ट लेटर रखें और दूसरे एटम के फर्स्ट 2 लेटर्स को सिंबल बना दें। जैसे हाइड्रोजन का H है और हीलियम भी H है, तो हीलियम का हमने H और E ले लिया, तो ये उसकी सिंबल बन गई। और अगर 3 लेटर सेम आ रहे हैं, फर्स्ट 3 एटम के फर्स्ट लेटर सेम आ रहे हैं, तो फिर हम किसी दूसरी लैंग्वेज में उस एटम का नाम देखते हैं। जैसे सोडियम का अगर आप नाम देखें तो नैरम है, इसका ग्रीक नेम नैरम है, तो नैरम से आपने एन नहीं रख दिया, एन भी नहीं रख सकते थे क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी मौजूद था। तो बेटा ये डिस्कशन थी अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें से एमसीक्यूज बनेंगे मोस्टली पोर्शन में से। मैं 1-2 एमसीक्यूज आपको बना के भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑप्शन रख देता हूँ, बड़ा इजी एमसीक्यू बनाते हैं हम। लेट्स सपोज ऑप्शन ए है आपके पास प्रोटॉन, ऑप्शन बी है आपके पास न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है आपके पास इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी है आपके पास ए एंड बी। ठीक है। तो इस तरह इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के इनमें से कौन सा जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टिक करूँगा जी प्रोटॉन को। नेगेटिव चार्ज किस पे है, इलेक्ट्रॉन को। एटम पार्टिकल विच हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन। कौन से पार्टिकल्स हैं जिन्हें आप कलेक्टिवली न्यूक्लियन कहते हैं, तो ए प्रोटॉन को भी और न्यूट्रॉन को भी, तो इसका आंसर आपके पास डी हो जाएगा, ए एंड बी। कौन सा वो पार्टिकल है जो न्यूक्लियस से बाहर होता है, दोबारा से सी इसका आंसर आ गया। ठीक है। ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं ए बी, सॉरी मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देना भूल गया, उसके साथ साथ लिखते जाइएगा कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स, किसके जी, एटम के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आप एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं, तो प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। तीनों ऑप्शन में से मैं एक और ऑप्शन लगा देता हूँ, ई। आप लिख दें जी के ए बी सी तीनों लिख दें तो मेरा ख्याल है आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो इनमें से एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। मे बी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैकब बर्जीलियस या डिफाइन एटम। ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो इस तरह के इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेटा ये था आपका एटम और हिस्ट्री ऑफ एटम। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आपके लिए जो कल का टारगेट है, आपने घर पे बैठ के खुद से जो काम करना है, आपने इस पोर्शन में से 5 एमसीक्यूज बनाने हैं खुद से। ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह बेटा डेली का काम डेली कीजिएगा। केमिस्ट्री बड़ी आसान है इन केस अगर आप डेली अपना काम करेंगे तो बेटा कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिएगा बेटे। थैंक यू।